सोनपुर गांव में गरीब पेंटर राजेश अपनी पत्नी चंदा के साथ रहा करता था। राजेश की शादी को कुछ ही महीने हुए थे और वो अपने घर परिवार को अच्छे से संभाल रहा था। अजी सुनिए, कोई बाहर से आवाज दे रहा है। ये तो मुखिया जी की आवाज लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं देखकर आता हूँ। गांव के मुखिया की आवाज सुनकर राजेश बाहर निकलता है तो वो देखता है मुखिया अपने नौकर के साथ राजेश के घर के बाहर खड़े हैं। अरे मुखिया जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं राजेश, मुझे और भी काम है। तू तो जानता है मैंने घर बनवाया है तो उसमें कलर करवाने के लिए तुझे कहने आया था। थोड़ा पेंट कर देता तो घर का काम भी कंप्लीट हो जाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं मुखिया जी, मैं कई दिनों से घर पर ही हूँ। आज से ही काम शुरू कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, एकदम बेफिक्र रहिए। चलो, ये तो और भी अच्छा है। जल्दी काम निपट जाएगा तो और भी अच्छा है। मैं यही चाहता हूँ। इतना कहने के बाद मुखिया अपने नौकर के साथ वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद राजेश खाना पीना खाकर मुखिया के घर काम के लिए पहुँचता है। पूरा दिन काम करने के बाद वो घर लौटता है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही थक गए आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस काम ज्यादा हो गया था। अब करीब 1 महीना तो लगेगा ही रंगाई पुताई करने में। इतना कहकर राजेश नहाने चला जाता है। अब करीब मुखिया के घर काम करते हुए राजेश को 10 दिन बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक रोज राजेश गलती से दूसरे कमरे का कलर दूसरे कमरे में कर देता है और जब ये मुखिया की पत्नी कोकिला देखती है तो वो गुस्से में राजेश को सुनाने लगती है। अरे तुझे किसने कहा था मनु के कमरे का कलर इस कमरे में करने के लिए? हे भगवान, तूने तो सत्यानाश कर दिया। आप भी किस अनपढ़ गवार को ले आए हैं, सारा काम खराब कर दिया। अब मनु आएगी तो मुझ पर ही चिल्लाएगी। अरे अरे मालकिन, मुझे लगा ये रंग यही करना है, इसीलिए मैंने कर दिया। शायद मेरे ध्यान से उतर गया होगा, माफ करना। तुम नौकरों को सर पर क्या चढ़ा लो, तुम तो नाचने ही लग जाते हो। अजी सुनिए, इसे अभी यहाँ से निकालिए, मुझे नहीं चाहिए ये। आगे ये हमारे घर में काम नहीं करेगा। मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मैं ये रंग हटाकर दूसरा रंग कर दूंगा। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ। तेरी गलती मानने न मानने से क्या होगा? तूने मेरा काम और सामान का तो सत्यानाश कर दिया ना। अब निकल यहाँ से, खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? अब जैसे ही राजेश सीढ़ी से उतरता है और कोकिला के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, वैसे ही कोकिला राजेश को धक्का दे देती है और वो पास रखे टेबल पर जाकर गिरता है। टेबल का कोना राजेश के सर पर लगता है और सर से ढेर सारा खून निकलने लगता है। कुछ ही देर बाद राजेश अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब मुखिया पूरे गांव में ये बात फैला देता है कि राजेश काम करते हुए ऊपर से गिर गया, जिस वजह से उसके सर में चोट लग गई। इधर चंदा गर्भवती थी और अपने पति की मौत की खबर से वो टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस बच्चे ने तो अब तक अपने पिता का चेहरा भी नहीं देखा था। चंदा बहन, संभालो अपने आप को, जो हुआ सो हुआ। यही शायद भगवान की मर्जी थी, लेकिन इस हाल में तुम अपना ध्यान नहीं रखोगी तो आने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बिजली भाभी, अब तो मेरी जीने की भी इच्छा नहीं हो रही। ये सब क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा होगा। इतना कहने के बाद चंदा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। कुछ समय बाद ही गांव वाले इस हादसे को भुला देते हैं, लेकिन चंदा अपने पति के जाने के बाद सदमे में आ गई थी। वो गर्भवती थी और काम नहीं कर सकती थी। गांव वाले भी चंदा की कोई मदद नहीं करते। वो कई लोगों से मदद भी मांगती है, लेकिन उसे दुत्कार दिया जाता है और एक दिन चंदा भी इस दुनिया को छोड़कर चल बसती है। गर्भवती चंदा के जाने के बाद गांव के लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब करीब 8 महीने बाद। अरे अपना मोहन है ना, उसके घर के बाहर लिखा था मौत तो ऐसी ही मिलेगी, और उसका पूरा घर लाल रंग के खून से रंगा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने मानो सफेदी कर दी हो लाल रंग से, लेकिन वो असल में खून था, मोहन का। ये सब अचानक गांव में क्या हो रहा है? मरने वाले के खून से ही उसके घर को रंग दिया जाता है। गांव वाले मोहन के बारे में कई दिनों तक चर्चा करते रह जाते हैं, क्योंकि उसकी मौत कुछ ऐसी हुई थी कि गांव वाले सोच भी नहीं सकते थे। मोहन को मारकर उसके खून से घर रंग दिया गया था और ये किसने किया किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहन जैसी मौत गांव के हर दूसरे दिन किसी न किसी को मिल रही थी और इस बार एक बूढ़ी औरत को निशाना बनाया गया था। अब सभी गांव वाले मुखिया के दरवाजे पर पहुंचते हैं और अपनी अपनी बातें रखते हैं।
मुखिया को जब पता चलता है कि मरने वाले का घर उसी के खून से रंगा होता है और उस पर लिखा होता है कि मौत तो ऐसे ही मिलेगी, तो वो हैरान रह जाता है। मैंने भी 2-4 दिन पहले इस बारे में सुना था। मैं इस बारे में आप लोगों से बातचीत करने ही वाला था। ठीक है, इसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। अभी आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया मुखिया जी, हमें आपसे यही कहना था। हम चलते हैं। मुखिया गांव वालों की कहानी सुनकर परेशान हो जाता है और वो तुरंत अपने नौकर रामू से कहता है, रामू, सुना तूने? गांव वाले क्या कह कर गए हैं? कहीं ये राजेश का काम तो नहीं? मुखिया जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो भूत हमारे घर तक जरूर आ सकता है। यानी उसकी मौत तो यहीं हुई थी ना। आप जल्द से जल्द कोई तांत्रिक बाबा को बुलाएं और उसकी आत्मा को अपने वश में करवाएं। इतना कहने के बाद रामू जाने पहचाने तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता है और मुखिया जी सारी बातें तांत्रिक को बताते हैं। ठीक है, इस पूजा अनुष्ठान में तुम और तुम्हारी पत्नी रहनी चाहिए। तीसरा कोई नहीं होगा और ये पूजा जंगल के बीचों बीच करवाई जाएगी ताकि वो आत्मा जंगल में किसी तरह का हमें नुकसान न पहुंचा सके। मेरी पत्नी का जाना जरूरी है क्या? वो तांत्रिक बाबा, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये हादसा उसके हाथों ही हुआ है। अब सभी तैयारी के साथ मुखिया और मुखिया की पत्नी तांत्रिक बाबा के साथ पास वाले जंगल में पहुंचते हैं, जहां तांत्रिक विधि विधान से पूजा अनुष्ठान शुरू कर देता है और मंत्रों के उच्चारण से वो राजेश को अपने पास बुलाने लगता है। तभी वहां जोरों की हवा चलने लगती है और एक चुड़ैल प्रकट होती है जो जोर जोर से हंस रही होती है। आ गए मुझे बंदी बनाने। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। मेरे पति को जिस बेरहमी से मारा गया और अपने पति के जाने के बाद जिस तरह मेरी मौत हुई है, उसी तरह मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति का सबका बदला लूंगी, सबका। तुम्हारी पत्नी ने मेरे पति को मार डाला सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। मुझे माफ कर दे राजेश की पत्नी, मुझे माफ कर दे। इसी तरह मेरा पति भी तुझसे माफी मांग रहा था ना, लेकिन तूने उसे माफ नहीं किया बल्कि उसे धक्का दे दिया और वो टेबल पर जाकर गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। कोई बात नहीं, अब तेरी मौत भी निश्चित है। अब तांत्रिक मंत्रों के उच्चारण से उस चुड़ैल को बोतल में कैद कर लेता है और उसके बाद वो चुड़ैल को कैद करते ही मुखिया से कहता है, राजेश को मैं अच्छे से जानता था। वो एक भला और नेक इंसान था और जिस तरह मुझे सारी बातें मालूम हुई कि उसे कैसे और किन वजहों से मौत मिली, वो सब देखते हुए मैं राजेश को इंसाफ जरूर दिलाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं तांत्रिक बाबा, आप कहना क्या चाहते हैं? ये आप क्या कर रहे हैं तांत्रिक बाबा? नहीं नहीं, आप उस चुड़ैल को आजाद नहीं कर सकते, बल्कि आपको हम यहाँ लेकर आए हमारी जान बचाने के लिए, न कि हमारी जान लेने के लिए। आप गलत कर रहे हैं। इतना कहकर तांत्रिक उस बोतल में कैद चुड़ैल को आजाद कर देता है। गुस्साई चुड़ैल कोकिला पर हमला बोल देती है और उसे मार डालती है। उसके बाद वो मुखिया को भी मौत के घाट उतार देती है। तुम्हारा काम पूरा हुआ। अब तुम अपने आप को मुक्ति दिलाकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। तुमने जिन गांव वालों को मारा, उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी, इसीलिए तुमने उनकी जान ली। मुझे सब पता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, जो आपने मुझे इंसाफ दिलाया, वरना मेरी आत्मा सालों साल इस बोतल में कैद रहती और मुझे मुक्ति नहीं मिलती। इतना कहते उस चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका शरीर भस्म हो जाता है और आत्मा आसमान की तरफ स्वर्ग की सैर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ तांत्रिक भी अपना झोला उठाए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है और इसी के साथ मुखिया और उसकी पत्नी को उसके किए की सजा भी मिल चुकी थी।